Hi everyone, very good morning to all of you. Welcome to Parcham classes once again for the daily current affairs session. एक बार फटाफट से बताएंगे ऑडियो एंड विजुअल क्लियर है. गुड मॉर्निंग. So we are live now. Today is 6th of January. डेली करंट अफेयर की हमारी जो रोज क्लास है वो सुबह 9 बजे लाइव होती है और ये क्लास मैं लेती हूँ. मेरा नाम है रवनीत कौर. एवरीथिंग क्लियर? ऑल क्लियर, ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड. स्टार्ट करें सेशन को. गुड मॉर्निंग. चलिए, क्लियर, वेरी नाइस. तो सबसे पहले तिथि देख लेते हैं. 6th ऑफ जनवरी है तो तिथि जो है दैट इज आपकी पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी. ठीक है, पूर्णिमा में आपका पौष चल रहा है, अमात में भी आपका पौष चल रहा है. ओके, चलिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ की बात करते हैं. जो पीडीएफ है वो आपको डेली करंट अफेयर की टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी. परचम के टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी. ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है पीडीएफ को लेकर, तो आई एम रिपीटिंग, परचम के टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ रहेगी. वाईटी के ऊपर जो बाकी सेशंस होते हैं और भी सब्जेक्ट्स के, उनकी पीडीएफ आपको परचम की वेबसाइट पे मिलेगी. ठीक है, परचम की वेबसाइट parchamclasses.in. इसके अलावा कोई कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, कुछ भी अगर आपको देखना है तो दैट वुड बी अवेलेबल ऑन द परचम ऐप. ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐप को डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं web.parchamclasses.in लिख के. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है. और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेली करंट अफेयर की टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर और भी कोई आपका क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, support@parchamclasses.in पे मेल भी कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड की है परचम की ऐप तो दैट इज अवेलेबल ऑन द iOS एंड ऑन द एंड्रॉइड, तो आप ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए बिकॉज कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन आपको वहीं पे मिलेंगे. हाँ जी, बिल्कुल रेलिवेंट है CUET के लिए, बैंकिंग के लिए, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर रेलिवेंट है. ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के बैच की बात करते हैं. सो एनसीईआरटी का 2025 और 2026 का जो एडवांस बैच है वहां पे 6 से 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उनको कवर किया जाएगा. तो ये बैच हर एक एस्पिरेंट के लिए है क्योंकि एनसीईआरटी हर एक एग्जाम का बैकबोन होती है. राइट, तो ध्यान रखेंगे इसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी. यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ वन टाइम गो टू बैच जहां पे आप एनसीईआरटी के ऊपर पूरे तरीके से इस बैच में रिलाई कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से ऑल इन वन स्टेट बैच भी है, स्टेट पीएससी का प्री प्लस मेंस, जिसमें कवर किया जाएगा. 1 साल का प्रोग्राम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, विच मीन्स जितनी बार मॉड्यूल आएंगे फ्रेश क्लासेस में यू कैन ज्वाइन अगेन एंड अगेन और आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी. तो डिफरेंट स्टेट पीएससी को इसमें कवर किया जाएगा. छत्तीसगढ़ जो है वो रिसेंट में आपका न्यू एडिशन है इसके अंदर. ठीक है, अगर बैच की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप उस पर कॉल करके भी अपनी क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं. ऑलराइट, चलिए. अच्छा, तिथि को लेके काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं. डिफरेंट न्यूज़पेपर के हिसाब से जो तिथि आपको बताई जा रही है वो न्यूज़पेपर में वही तिथि है. काफी सोर्सेज से आई वेरीफाइड. आपको कोई सोर्स लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए किस सोर्स से आपको तिथि के बारे में पता लग रहा है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कल के रिवीजन पॉइंट्स पे. कल का सेशन हमारा रिकॉर्डेड था, नॉट लाइव, बट स्टिल हम रिवीजन पॉइंट्स को देखेंगे. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को बोला कि वो कमीशन करेंगे जल्द ही. समुद्र प्रताप क्या है? ये आपका पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, समुद्र के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाला. 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाए जाएंगे, तो वन जो है, वन ऑफ अमंग देम इज समुद्र प्रताप. ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने ही इसको बनाया है, साउथ गोवा में ही इसका इनॉग्रेशन होगा. ऑलराइट, ठीक है. उसके अलावा इंडियन आर्मी जो है उन्होंने त्रैशक्ति कॉर्प्स के अंडर एस्टेब्लिश किया 10 केवी या किलोवाट का सोलर पावर प्लांट. कहाँ पे किया गया? ये आपका इंडिया चाइना बॉर्डर के पास एक गांव है नॉर्थ सिक्किम में, मुगथंग विलेज, वहां पे सेटअप किया गया. ठीक है, तो उस रिमोट लोकेशन पे सोलर पावर जो है वो अच्छे से काम कर पाएगी. ओके, इसके अलावा हमने कल देखा था सेतिपो म्यूनिसिपैलिटी पेरू के बारे में, बिकॉज पेरू जो है वो ऐसा पहला कंट्री बना है जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर नेटिव स्टिंगलेस बी जो है वो अडॉप्ट किए हैं. यानी कि जो स्टिंगलेस बीज होती हैं, जो मक्खियां होती हैं, उनके लिए उन्होंने राइट्स, लीगल राइट्स निकाल दिए हैं. लीगल राइट पहली बार अमेज़न की स्टिंगलेस बीज को मिलेगा ताकि वो प्रिजर्व रहें. ओके, और पेरू का बायोकल्चरल हेरिटेज जो है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके.
देन उसके बाद हमने देखा था वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो है उन्होंने रिसेंटली कंफर्म किया कि ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जो है वो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिले हैं। इन विच स्टेट मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज देयर, बताइए कौन से राज्य में है। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में ये आए हैं, तो ऑफ कोर्स ये ईगल क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीशीज। उसके बाद हमने देखा था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विच इज इन द ग्रेटर नोएडा, उन्होंने कंट्री का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक इनॉग्रेट किया, ठीक है, एआई क्लिनिक। और ये क्लिनिक हर एक जगह पे क्या करेगा, हर एक डोमेन में हेल्प करेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी में, चाहे वो किडनी की डिजीज है, लीवर की है, हार्ट की है। ओके, वेरी नाइस, तमिलनाडु में है मुद्दुमलाई आपका। चलिए, उसके बाद हमने प्रगति पोर्टल के बारे में देखा था, फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो प्रगति के अंदर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके अंदर सबसे बड़ा बॉटलनेक या हर्डल क्या है कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है, लैंड नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हिच वाज हाइलाइटेड इन द प्रगति पोर्टल। अच्छा, प्रगति पोर्टल किस मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या ये मिनिस्ट्री के अंडर है या डायरेक्टली पीएमओ के अंडर है, दिस इज द क्लास ऑफ क्वेश्चन, यहां से आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 50th प्रगति मीटिंग में डिस्कस किया गया था। चलिए जी, आगे हमने देखा था साइबराबाद पुलिस के बारे में, तेलंगाना में है बेसिकली, इन्होंने ऑपरेशन स्माइल जो है उसका 12th वर्जन लॉन्च किया। पूछा जाएगा व्हाट वाज ऑपरेशन स्माइल, तो ये स्माइल ऑपरेशन जो भी वल्नरेबल माइनर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके रेस्क्यू के लिए किया गया था, ठीक है। जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, वल्नरेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, उनको ट्रेस करने के लिए ऑपरेशन है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसने एक बिल पास किया है 1994 के एक्ट को पास वो करते हुए, रिवर्स करते हुए। ये बिल आपका तेलंगाना में ही पास हुआ। पहले वहां पे नॉर्म था कि अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ने हैं तो 2 बच्चे जो है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है। उसके बाद हमने देखा था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो WHO के अंदर फार्माको विजिलेंस के डाटाबेस में जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसमें इंडिया का रैंक 8th हो चुका है, ठीक है। इंडिया इज एट द 8th पोजीशन, ये भी हमने देखा था। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन था, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। बताइए, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, फटाफट से बताएंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर। चलिए बताइए फटाफट से। एब्सोल्युटली, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। कल हमने किया था ना, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया गया है, यूएस ने ये चीज करी है, वहां पे स्ट्राइक कंडक्ट करके। तो मेजर यूएस मिलिट्री मिशन है टू कैप्चर द वेनेजुएला प्रेसिडेंट। और रीजन क्या दिया गया इस मामले में, रीजन ये दिया गया कि वहां से जो माइग्रेशन है इलीगल वो आता है, टेरर फंडिंग आती है, ड्रग्स आते हैं, बट रीजन एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। चलिए जी, सो वी आर डन विद द कल का जो हमारा पूरा सेगमेंट था। आज हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के साथ, ठीक है। जो आपका 6 जनवरी है वो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, क्लास वर्क क्वेश्चन का फोटो जो है वो नहीं डाल पाई हूं मैं, बिकॉज वैसे भी कल का सेशन रिकॉर्डेड था, काफी बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कल वो आपको मिलेगा। तो 6 जनवरी जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है कहीं पे भी, तो चिल्ड्रन और विमेन, दे आर द मोस्ट यू कैन से वल्नरेबल सेक्शन, है ना, उनको काफी ज्यादा वहां पे सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। तो इसीलिए जनवरी 6 को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे वॉर के दौरान ऑर्फन हो जाते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज हाईलाइट करने के लिए दिन आपका ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ओके, चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पे। जनवरी 6 को ही हर साल जो है वो आपका सिद्धा डे ऑब्जर्व किया जाता है। सिद्धा डे, सिद्ध होते हैं ना, सिद्ध योगी कहा जाता है जिनके पास सिद्धियां होती हैं, तो उसी से एसोसिएटेड ये वर्ड है। आयुष के बारे में पता है आपको, आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, ठीक है, होम्योपैथी, आयुष का यही तो फुल फॉर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाल फिलहाल में 9th सिद्धा डे का जो सेलिब्रेशन है वो इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, चेन्नई में। तो पूछा जाएगा कि 2026 में कहाँ पे ये सेशन हुआ है सेलिब्रेशन, तो चेन्नई के अंदर ये आपका सेलिब्रेशन हो रहा है। नेशनल सिद्धा डे जो है वो हर साल 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली इसको प्रिसाइड करेंगे, ये जो फंक्शन है इसके इनॉग्रल फंक्शन को वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे।
तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिसाइडेड कि 9th सिद्धा डे जो है उसका सेलिब्रेशन चेन्नई में किया जाएगा। और पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 6 जनवरी को ही आपका ये सिद्धा डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इसके अलावा ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा हो गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा हो गया, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये सब कोलैबोरेट किए हैं टू सेलिब्रेट दिस डे। और चेन्नई के अंदर आपका कालीवनर अरंगम में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है आपका सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। बेसिकली हमारा पूरा ही फोकस है ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल हेल्थ पे या ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज करवाना, तो इसीलिए मिलता जुलता सा थीम रखा है। सिद्धा इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, तो सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ इसका थीम होगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो बर्थ एनिवर्सरी है सेज अगथियार की, संत अगथियार जो बेसिकली एसोसिएटेड है सिद्धा की डिस्कवरी से रिलेटेड है, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी की याद में आपका ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और सिद्धा मेडिसिन को भी डेडिकेटेड है ये डे। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा सिद्धा मेडिसिन का स्टैटिक के कॉन्टेक्स्ट से वो देखें कंटेंट, तो ध्यान रखेंगे ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। किस चीज का? हीलिंग का, मतलब मदद करता है एक तरीके की, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। साउथ इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ था और कहा जाता है कि इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से एक आता है विच इज सिद्धा। इसका जो लिटरेचर में एविडेंस है वो हमें संगम पीरियड के दौरान मिलता है। संगम लिटरेचर कौन से काल में आए थे बताइए जरा, संगम लिटरेचर पढ़े होंगे, क्या ये एशियंट या फिर मिडिवल से बिलोंग करते हैं, कौन सी हिस्ट्री से? तो संगम एरा के पीरियड में लिटरेचर में एविडेंस भी मिलता है सिद्धा का। ये कहा जाता है कि 10,000 बीसी के अराउंड से ये सिस्टम चलता आ रहा है। सिद्धा सिस्टम को बनाया गया है सिद्धार्थ के कार्यों के द्वारा, यानी कि सिद्धार्थ जो थे जिनके पास सिद्धियां हुआ करती थी, उन्होंने ही इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। तमिलनाडु में मोस्टली आपका जो था वो फंक्शन किया करता था, इसीलिए सिद्धा मेडिकल सिस्टम इसका नाम पड़ गया, सिद्धार्थ से ही नाम पड़ा है। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे वो कहा जाता था कि स्पिरिचुअल मास्टर थे। बेसिकली उनके पास 8 स्पेशल एबिलिटीज होती थी जिनको सिद्धि कहते थे, उसी से फिर सिद्धा सिस्टम नाम पड़ गया। ओके, सिद्धा मेडिकल सिस्टम कहा जाता है स्टार्ट किया गया था अगस्त्यार के द्वारा। अगस्त्यार जो है उनको अगस्त्या भी कहा जाता है। अच्छा, यहां से आपका एक क्लास वर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तमिल लिटरेचर के फादर किनको कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? थोड़ा सा कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा पंच महाभूतम का जो प्रिंसिपल है वो इसमें फॉलो किया जाता है सिद्धा सिस्टम में जब भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी 5 बेसिक एलिमेंट जो हमारी बॉडी में भी हैं बाहर भी हैं। फिर 96 तत्व, उसके अलावा मुकुत्रम जिनको ह्यूमर्स कहते हैं, और साथ में 6 टेस्ट, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिद्धा मेडिसिन पूछा जाएगा कि एनुअली सिद्धा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हर साल 6 जनवरी को किया जाता है और इस बार भी सेलिब्रेशन आपका चेन्नई में हो रहा है। ऑलराइट, चलिए ओके जी, हमारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो डन हो चुके हैं। अब हम डिफेंस की न्यूज को कवर अप करेंगे। ठीक है, डिफेंस के सेगमेंट की न्यूज को देखते हैं। तो आर्मी के बारे में न्यूज है। आर्मी जो है वो लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम सूर्य अस्त्र प्रिक्योर कर रही है। सूर्य अस्त्र लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज के रॉकेट्स हैं। ठीक है, सूर्य अस्त्र इनका नाम है। सो लेट अस रीड। तो इंडियन आर्मी ने लगभग 293 करोड़ की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट डील जो है वो साइन की है टू प्रोक्योर द सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? नाइब लिमिटेड के साथ। इसके साथ साथ एल्बिट सिस्टम जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। बेसिकली नाइब लिमिटेड इसको डेवलप करेगी रॉकेट को, और जो एल्बिट है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी। तो ये मिलकर सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम जो है वो पूरा बनाकर आर्मी को प्रोवाइड करेंगे। इसका जो रेंज है, स्ट्राइक रेंज, यूनिवर्सल तौर पे वो अप टू 300 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ? मल्टी बैरल मतलब बहुत सारे रॉकेट लंबी रेंज के एक साथ दागे जा सकते हैं, तो मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एक साथ बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च करने वाला ये एक सिस्टम है जो इंडिया ने पहली बार खुद से बनाया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सूर्य अस्त्र। तो कैपेबल होगा कि सरफेस टू सरफेस अगर स्ट्राइक करनी है प्रिसाइज 150 किलोमीटर तक तो अच्छे से करेगा, उसके दूर भी करनी है तो अप टू 300 किलोमीटर तक जा सकता है।
मल्टीपल रॉकेट को एक साथ इंटीग्रेट करके एक बैरल में डालकर एक साथ दागने की कैपेसिटी है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम में। Are you getting my point? These are rocket system which will carry the different rockets. एक ही बैरल में बहुत सारे रॉकेट को भर के ऐसे लॉन्च किया जा सकता है और मिसाइल जो है वो सिंगल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती हैं। ओके जी, क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है अगेन वो डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट से ही है। आर्मी के द्वारा रैमजेट पावर्ड शेल जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। रैमजेट पावर्ड शेल, शेल कहाँ पे यूज होते हैं? बंदूकों के अंदर, ठीक है। तो रैमजेट पावर है, रैमजेट इंजन आपने सुने होंगे, स्क्रैमजेट इंजन सुने होंगे, बेसिकली डिफेंस में भी होते हैं, स्पेस में भी यूज होते हैं। तो अब ये रैमजेट पावर शेल आई है, मतलब गन्स के अंदर जो शेल यूज की जाएंगी उनमें रैमजेट का पावर यूज किया जाएगा और ये हमारी 155 mm आर्टिलरी गन्स के अंदर यूज की जाएंगी। क्या यूज की जाएंगी? रैमजेट पावर्ड शेल, ठीक है। तो इंडियन आर्मी पहली आर्म्ड फोर्स बनी है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने ऑपरेशनली ये डिप्लॉयमेंट किया है कि रैमजेट से पावर होने वाली शेल को आर्टिलरी गन्स में यूज किया है। दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सीधा आएगा कि कौन से देश की आर्मी ऐसी पहली है जिन्होंने वर्ल्ड में ऑपरेशनल किया है, ऑपरेशनली डिप्लॉय किया है रैमजेट पावर्ड शेल को अपनी आर्टिलरी गन्स में? इंडिया, ठीक है। तो रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल जो है वो 155 mm के जो भी हमारे आर्टिलरी गन्स हैं उनमें फिट की जाएंगी। दरअसल जो रैमजेट होता है उसमें ऑक्सीडाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको अगर थ्रस्ट करना है, खुद को गर्म भी करना है, पुश भी करना है, तो ये अपना जो अवेलेबल ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, उसको यूज करके सारे काम कर लेता है, ठीक है। तो जो रैमजेट है ये एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है क्योंकि हवा की ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सस्टेन कर सकता है थ्रस्ट पे। अगर एक बार उस शेल की फायरिंग हो भी गई तो वो शेल की जो फायरिंग हुई है, जो वहां से गोली निकली है, वो अपने आप की थ्रस्ट को मेंटेन रख सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये कन्वेंशनल जो हमारी पुरानी गन्स थी आर्टिलरी उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें रैमजेट पावर्ड शेल लगा हुआ है, ठीक है। तो फीचर्स में देखें तो पुरानी वाली जो शेल थी उसके कंपैरेटिवली इसकी रेंज भी 30-50% ज्यादा है। पुरानी वाली आर्टिलरी पे ही इसको फिट किया गया है। एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन है, हवा से ही ब्रीथ करेगा रैमजेट। इम्पैक्ट क्या होगा? काफी प्रिसाइजली अटैक कर सकता है। जितने लंबे समय तक उस गोली का थ्रस्ट निकला बना रहेगा उतने लंबे समय तक वो गोली एकदम सीधी कतार में जहां जानी है वहां जाती रहेगी, है ना। थ्रस्ट लंबे समय तक वही तो करता है। थ्रस्ट क्या करता है? मेंटेन रखता है, कंसिस्टेंसी को रखता है कि जहां तक आपको जाना है सेम उसी पेस में आप जाते रहें, ठीक है। इंडिया में बनाई गई है, आईआईटी मद्रास और आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा रैमजेट टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है। जैसा मैंने बोला, इट इज अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। एयर ब्रीदिंग होता है जहां पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते और सुपरसोनिक स्पीड पे ये वर्क करता है। रॉकेट्स जो भी अपने ऑक्सीडाइजर कैरी करते हैं ये उससे अलग है क्योंकि इसको ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को कंबशन के लिए यूज करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आर्मी के ये रैमजेट पावर्ड आपके शेल हैं जो कि आर्टिलरी गन्स में डिप्लॉय किए गए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अगेन डिफेंस की कैटेगरी की ही न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन आर्मी ने 2026 का जो ईयर है उसको ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी डिक्लेयर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि हु डिक्लेयर्ड दिस ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, और ऑप्शन दे देंगे आईआईटी मद्रास या ऑप्शन दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग है पर इंडियन आर्मी ने इसको डिक्लेयर किया है। डाटा सेंट्रिसिटी और नेटवर्किंग का साल डिक्लेयर कर दिया गया है 2026 को। ये इनिशिएटिव एक्चुअल में जो भी कनेक्टिविटी है, आज का सब कुछ चीज डाटा पे चलती है ना, कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिवनेस, इन सब चीजों को एनहांस करेगा और हमारी आर्मी को फ्यूचर रेडी बनाएगा, ठीक है। इसके लिए डेडिकेट किया गया है। साल 2025 क्या डिक्लेयर किया गया था? 2024 और 5 का जो ईयर था उसको ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया गया था। पिछले साल वाला भी टेक्नोलॉजी वाला ही था, उस टाइम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर रहे थे। इस बार क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने के बाद नेटवर्किंग पे फोकस करेंगे और डाटा सेंट्रिसिटी पे फोकस करेंगे। ओके, इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है। चलिए अब हम आते हैं अवार्ड्स के सेगमेंट पे।
अवार्ड्स के सेगमेंट की बात करेंगे। 31st एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो हैं वो आपके कंडक्ट किए गए हैं। बेसिकली फिल्म जगत और टेलीविजन में ये दिए जाते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर आपके ये चॉइस अवार्ड जो हैं वो 4 जनवरी को कंडक्ट हुए। तो अगर देखें फिल्म कैटेगरी में, तो बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर किनको मिला है? बेस्ट पिक्चर मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को, वार्नर ब्रोस की है, ये विनर रही है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है इसी सेम मूवी के लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है। बेस्ट एक्टर जो है वो टिमोथी चालामेट को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली को मिला है। बस ये 4 ध्यान रख सकते हैं। फिर भी बेस्ट यंग परफॉर्मर, क्योंकि डेब्यू के सेंस में है, तो माइल्स कैटन को मिला है सिनर्स के लिए। ठीक है। ये तो हो गए फिल्म कैटेगरी के अवार्ड। ठीक है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। टेलीविजन के सेगमेंट में अगर हम देखें तो आपको बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज ध्यान रखनी है। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट है, द पिट। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, स्टूडियो में कॉमेडी होती है मैक्सिमम, द स्टूडियो। ठीक है। बेस्ट एक्टर अगर ड्रामा सीरीज के देखें तो एक्टर भी द पिट के ही हैं, नोआ विले। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर ड्रामा सीरीज की देखें तो प्लोरीबस सीरीज है, उसमें रिया सिहान थी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली आप ध्यान रख सकते हैं। लिमिटेड सीरीज का भी एक कैटेगरी था जिसमें एडोलेसेंस को अवार्ड मिला है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो फिल्म और टेलीविजन के फील्ड में दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप चाहें तो इस न्यूज को अवार्ड्स के सेगमेंट में भी रख सकते हैं, अदरवाइज नेशनल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये न्यूज है राहवीर के बारे में। राहवीर, राह चलते हुए कौन से वीर हो सकते हैं? जो किसी भी एक्सीडेंट में इंजर हुए इंसान की हेल्प कर दें, गुड समर्थन भी इनको कहते हैं, है ना, उनको बोलते हैं राहवीर, रोड सेफ्टी सुपर हीरो। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी राहवीर को लेके? रोड वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो राहवीर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है। इसके अंडर रिवॉर्ड और रिकग्निशन दिया जाता है राहवीर को, जिन्होंने भी रोड पे जो भी एक्सीडेंट हो रहे थे, उनके जो इंजर्ड लोग थे, उनकी हेल्प करी है, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए डिजर्विंग सुपर हीरो को ये राहवीर अवार्ड दिया जाता है। कैश अवार्ड 25,000 का होता है, साथ में अप्रिशिएशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो हम देखते हैं पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, या आप बोल सकते हैं दोबारा से रिट्रिएट किए हैं राहवीर के लिए। राहवीर गुड समैरिटन स्कीम, इसको ये भी बोलते हैं, सेम नाम है। ठीक है। तो दरअसल जो भी बाईस्टैंडर होते हैं, सड़क के किनारे पे अगर कोई विक्टिम है, उसकी कई बार कोई लोग हेल्प नहीं करते, खड़े रहते हैं। अगर उन बाईस्टैंडर में से कोई एक है जिसमें करेज है हेल्प करने का, अगर उसने वो एफर्ट पुट किया करेज करते हुए, तो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज किया जाता है उस इंसान को, क्योंकि उसने बिना किसी भी लीगल या प्रोसीजरल बैरियर को सोचते हुए उस इंसान की हेल्प करी जिसको हेल्प की जरूरत थी। तो राहवीर एक गुड समर्थन इनिशिएटिव है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 134 ए में मेंशन किया गया है। दिस इज अ स्टैटिक पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक एक्ट के अंडर बनाया गया है उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने अगर किसी राह चलते हुए इंसान की मदद करी, विक्टिम की मदद करी, तो मदद करते टाइम उनको ये ना सोचना पड़े कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये प्रोटेक्शन देता है उन सिटीजन्स को जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं उनके गोल्डन आवर पीरियड में। तो उनके ऊपर फिर कोई भी सिटीजन के ऊपर लीगल पुलिस एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो मदद करी थी। ठीक है, अगर फीचर्स देखें, सबसे पहले तो लीगल प्रोटेक्शन मिलता है राहवीर को कि कोई भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है उनके ऊपर नहीं लगाई जाएगी, इस चीज को देखते हुए कि उन्होंने उस इंसान की मदद करी जो कि रोड पे एक्सीडेंट का विक्टिम था और फिर उस इंसान की मृत्यु हो गई, तो उस पे कोई मदद करने वाले पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राइट टू एनोनिमिटी है। राहवीर जो है उनकी अपनी मर्जी है कि अपनी पर्सनल डिटेल डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं। पुलिस इंटरेक्शन भी उनका बहुत लिमिटेड रहेगा, एक वॉलंटरी स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद पुलिस बार बार उनके साथ तहकीकात नहीं करेगी, पूछताछ नहीं करेगी। हॉस्पिटल सेफगार्ड्स भी हैं, हॉस्पिटल जो है उनको इमरजेंसी केयर उनको देना रहेगा विदाउट डिमांडिंग द पेमेंट फ्रॉम एनी हेल्पर। रिकग्निशन जैसा मैंने बोला 25,000 का रिवॉर्ड जो है, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? राहवीर, तो आपसे सिंपली राहवीर या गुड स्मृति इनिशिएटिव पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए नाउ वील एंटर इनटू द नेशनल सेगमेंट, नेशनल कैटेगरी की न्यूज पे बात करेंगे।
और सबसे पहली न्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज इज रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस स्कीम को कंप्लीट हो गए हैं 9 साल, 9 इयर्स इस स्कीम को कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली नाम से देखिए, मातृ वंदना योजना, मातृ यानी कि जो माताएं हैं, ठीक है, खास करके उनका ख्याल इसमें रखा जाएगा, साथ में उनके जो होने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो योजना है ये दरअसल एंटीनेटल केयर पे फोकस करती है। व्हाट इज एंटीनेटल केयर? बच्चा होने से पहले, जब बच्चा कंसीव हुआ, डिलीवरी तक वो जो पीरियड है केयर का, उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे ये फोकस करती है स्कीम। अच्छा, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है जरा बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, सेंस लगा के। So let us talk about this scheme which has completed 9 years. 2017 में 2017 में लॉन्च किया गया था। माताओं से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वुड बी इन्वॉल्व, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि मातृ वंदना माताओं और बच्चों की केयर से रिलेटेड है। तो ऑफ कोर्स हेल्थ का फोकस कर रहे हैं, एंटीनेटल का फोकस कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम, ठीक है। अगर एम की बात करें, जैसा मैंने आपको बोला, इसमें क्वालिटी एंटीनेटल केयर दिया जाएगा और वो एश्योर्ड केयर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूनिवर्सल होगा, हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को वो केयर दिया जाएगा। ओके, मिनिमम पैकेज होता है एंटीनेटल केयर का वुमेन के लिए जब उनका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, जस्ट मतलब डिलीवरी से पहले का, उस टाइम पे ये केयर दिया जाता है। कुछ इसके फीचर्स हैं, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं वो तो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनके द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा, रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती हैं, ताकि बच्चे का रेगुलर चेकअप हो सके, ठीक है। प्री एएनसी सर्विस और जो टेस्ट हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड भी होती है, मेडिसिन भी होती है, कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह की, वो सब इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद वहां पे ग्रीन स्टिकर लगा दिया जाता है उस केस के ऊपर कि ये हाई रिस्क वाला केस है, और जो नॉर्मल है, नो रिस्क वाला, उस पे रेड स्टिकर, सॉरी, अच्छा हाँ, स्टिकर यूज किए जाते हैं। हाई रिस्क है तो रेड स्टिकर लगाएंगे, लाल रंग का, क्योंकि खतरा है। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो फिर ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा। ये स्टिकर वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ यूनिक सा गवर्नमेंट लेके आई है यहाँ पे। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है, और ये भी आपका मातृ वंदना योजना के अंडर ही आता है। इसको साल 2022 में लॉन्च किया गया था। ये भी एक्चुअल में जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी ट्रैकिंग के लिए लाई गई स्कीम है इसी के अंडर। अब हाई रिस्क वाले केसेस को आइडेंटिफाई तो कर लिया, उन प्रेग्नेंट वुमेन का खास करके एंटीनेटल केयर का ख्याल रखना, उसके लिए सेफ डिलीवरी का ख्याल रखना, उसके लिए ये अलग से आपका इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें एक्सटेंडेड फॉर्मेट में एक्स्ट्रा केयर दी जाती है उनको। ओके, एडिशनल सेशंस दिए जाते हैं उनको, साथ में एसएमएस अलर्ट दिया जाता है, या तो खुद जो प्रेग्नेंट है वुमेन उसको दिया जाएगा, या उससे एसोसिएटेड जो आशा वर्कर हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं उनको वो एसएमएस अलर्ट दे दिया जाता है जब भी लगता है कि उनका पीरियड जो है वो पूरा हो गया है या फिर डिलीवरी आने वाली है, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? एक बार फटाफट से बताएंगे, बताइए, इज इट क्लियर? फटाफट से बता दीजिए। चलिए, so that was about the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना which has completed 9 years. Okay, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन चुका है। अगेन वेरी वेरी अपडेटेड न्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म के बारे में है, जो आपका हैदराबाद में इनॉग्रेट हो रहा है, ठीक है। ये हैदराबाद में इनॉग्रेट कर दिया गया है बेसिकली ट्रॉपिकल ट्राउट फार्म। ट्राउट बेसिकली फिशेज होती हैं, ठीक है, फिशेज। इनका पहला कमर्शियल ट्राउट फार्म है। तो पूछा जाएगा कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल वाले जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, श्री राजीव रंजन ललन सिंह जो है, उन्होंने ये इनॉग्रेशन कंडक्ट किया है। इसको आप बोल सकते हैं कि स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस स्टेट ऑफ आर्ट रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। इस बड़े प्रोजेक्ट का ये पार्ट है जिसपे कमर्शियल लेवल पे आप बोल सकते हैं ट्राउट फार्मिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी, और ये आरएएस बेस्ड होगी। व्हाट इज आरएएस? आरएएस माने रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम।
जहां पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी पानी अवेलेबल है, जहां पे फिशिंग की जा रही है, उसी पानी को दोबारा दोबारा से सर्कुलेट करके फिर से रीयूज किया जाएगा। ये होता है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो इसका पहला जो कमर्शियल लेवल का आपका ट्राउट फार्मिंग का सेंटर है, वो तेलंगाना हैदराबाद में ओपन किया गया है। सिचुएशन, अगर इसका प्रॉपर लोकेशन देखें तो ये कंडकूर मंडल के अंदर तेलंगाना में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने ये एस्टैब्लिशमेंट डन किया है, ध्यान रखेंगे, और रिसर्कुलेशन पे ये वर्क करेगा। तो बेसिकली ट्राउट जो है, फिश जो है एक वेराइटी, उसको कमर्शियल लेवल पे स्केल किया जाएगा इसके अंडर। ओके, चलिए जो नेक्स्ट न्यूज है वो आपकी अहमदाबाद के बारे में है। अहमदाबाद जो है वो 14th अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो होस्ट कर रहा है। नए साल के मौके पे ये शो जो है वो हर बार आयोजित किया जाता है, जहां पर फूलों से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। तो काफी फेमस है ये। ओके, ये 14th एडिशन है अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो का, जो गुजरात में हो रहा है, जहां पे एग्जीबिशन लगाया जाता है भारत के कल्चरल हेरिटेज का, और इसका थीम भी है भारत एक गाथा। इसी थीम के अंदर जो हमारा रिच डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है ना, उसको दिखाया जाता है पूरा। फ्लावर शो जो है वो आपका 22 जनवरी तक चलता रहेगा। ये इवेंट काफी ज्यादा अटेंशन हासिल कर रहा है, क्योंकि 2026 में भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज कर लिया। कैसे किया? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर मंडल, फूलों से बना हुआ जो मंडल है वो यहाँ पे है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर पोर्ट्रेट, किस चीज का पोर्ट्रेट? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वो पोर्ट्रेट भी यहाँ पे बनाया गया फूलों से। ठीक है, तो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। इसके अलावा इससे पहले भी 2024 और 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जाना गया था, इसका नाम दर्ज हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ये अहमदाबाद फ्लावर शो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था बाय गेटिंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लावर स्ट्रक्चर। 2024 में सबसे बड़ा फूलों का स्ट्रक्चर बनाया था, तो रिकॉर्ड मिला था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर बुके बनाया था 2025 में, तो भी रिकॉर्ड मिला था, और 2026 में भी रिकॉर्ड मिल रहा है। तो लगातार आप बोल सकते हैं तीसरा साल है जब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये हाईलाइट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसार भारती की न्यूज है नेक्स्ट आपकी, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में है। प्रसार भारती जो है उन्होंने कोशिश करी है कि थड़ोऊ लैंग्वेज जो है उसका ब्रॉडकास्ट मणिपुर में दोबारा से किया जा सके, ऑल इंडिया रेडियो पे। ठीक है, इस लैंग्वेज का भी ब्रॉडकास्ट जो है वो रिस्टोर करने की बात की जा रही है। थड़ोऊ लैंग्वेज में लाइव रेडियो प्रोग्रामिंग को रिज्यूम किया जाएगा। कहाँ पे? आकाशवाणी में, जो कि इम्फाल के अंदर है। ऑल इंडिया रेडियो का जो इम्फाल में सेंटर है वहां पे। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट दिस लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये थड़ोऊ ट्राइब से बिलोंग करती है। थड़ोऊ ट्राइब एक इंडिजिनस ट्राइब है, इंडिया के अंदर आपकी इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर में रहती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम इनका काउंट देखें तो 2 लाख से भी कम इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, थड़ाऊ जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है मणिपुर में। इनसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है मणिपुर की वो मेतेई है। ओके, ये छोटे छोटे नंबर में आपको मणिपुर के अलावा नागालैंड में, असम के अंदर, त्रिपुरा, मेघालय में भी देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज ये बोलते हैं चिन और थाडो। ठीक है, और ये दोनों भाषाएं तिब्बतो बर्मन फैमिली जो है लैंग्वेज की, उससे बिलोंग करती हैं। थड़ाऊ जो है वो एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। इनका जो कल्चर है वो जितने चिन, कुकी और मीजो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिलता जुलता ही इनका कल्चर है। ठीक है, तो इन्हीं की लैंग्वेज के लिए अब बात की जा रही है कि ऑल इंडिया रेडियो पे जो है आकाशवाणी की जाएगी। ओके, चलिए जी, जो नेक्स्ट न्यूज है वो आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में है। वन टाइम 3-year रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर यूपी पुलिस एंड पीएसी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। तो यूपी के अंदर आपके सिविल पुलिस और इक्विवेलेंट पोजीशन या फिर कांस्टेबल का जब रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अब अपर एज पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी में आपका प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक कैटेगरी में। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, आर्म्ड पुलिस के लिए कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, उन सब सेगमेंट में 3 साल का रिलैक्सेशन एज पे हर एक कैटेगरी को दिया जा रहा है। दैट वाज अनाउंस्ड बाय द यूपी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं साइंस एंड टेक की कैटेगरी के अंदर, जहां पे डिजीज स्पेसिफिक पहली न्यूज है आपकी। ठीक है, न्यूज है आपकी गेम चेंजर न्यू थैलेसीमिया ड्रग के बारे में। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया के अंदर बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, एचबी जो है वो हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इनहेरिटेड या जेनेटिक डिजीज की कैटेगरी में आती है। इसके लिए एक नया गेम चेंजर ड्रग आया है, और ये ड्रग एक ओरल पिल है।
वैसे थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो इंजेक्शंस के थ्रू ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ओरल ड्रग, फर्स्ट एवर ओरल पिल बनाई गई है थैलेसीमिया के लिए। तो फर्स्ट ऑरल पिल जो है थैलेसीमिया एनीमिया की, वो अप्रूव कर दी है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इस ड्रग का जो नाम है वो है थैलेसीमिया मितापिवत, थैलेसीमिया मितापिवत, ओके। तो इसको मार्केट किया जाएगा ब्रांड नेम एक्विजिम के अंदर, इसका जो मार्केट में नाम होगा वो होगा एक्विजिम, ओके। तो अगर बात करें इस मेडिसिन की, तो मितापिवत जो है ये फर्स्ट मेडिकेशन है जो कि एक्चुअल में ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी होगी और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट भी होगी, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ सकता है ना थैलेसीमिया में, तो ट्रांसफ्यूजन होने पे भी और नहीं होने पे भी ये मेडिकेशन जो है ये आपकी वर्क करेगी और रेयर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिया को ट्रीट करेगी, ठीक है। मितापिवत फर्स्ट इन क्लास मेडिकेशन है जिसको डिजाइन किया गया था एनर्जी बैलेंस के लिए, ताकि रेड ब्लड सेल का जो भी बॉडी के अंदर इम्प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हो जाता है ये उसको टेक केयर कर सके। So let us talk about the static थैलेसीमिया। क्या है ये? थैलेसीमिया बेसिकली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक, ओके। ये हमारी बॉडी के एबिलिटी को इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल एचबी प्रोड्यूस होता है, अगर थैलेसीमिया होता है तो वो नॉर्मल एचबी नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है और थ्रू द हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचती है। अब यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो बॉडी के हर एक सिस्टम में जहां ऑक्सीजन जा रही है, द बॉडी विल बी डिप्राइव्ड बाय द ऑक्सीजन, बॉडी का ग्रोथ हर एक चीज इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थैलेसीमिया है तो बॉडी बहुत ही कम हेल्दी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन बनाती है। जितने कम हेल्दी हीमोग्लोबिन के प्रोटीन बनेंगे उतना हमारी बॉडी में आरबीसी जो है वो उतने कम हेल्दी होते जाएंगे, क्योंकि आरबीसी तो बाइंडिंग है ना एचबी के साथ, ठीक है। तो ये पूरी चीज इंपैक्ट होती है और बॉडी पे ओवरऑल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने 3D प्रिंट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो डेवलप किए हैं। ऑटोमेटिक 3D प्रिंट वेदर स्टेशन मतलब बेसिकली वेदर के प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए ये 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक स्टेशन जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जनरेशन स्टेशन हैं ये, दिल्ली में इनको डिप्लॉय किया जा रहा है फरवरी 2026 में, ताकि इंडिया की वेदर ऑब्जर्वेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। और यहाँ आप एक चीज पढ़िए, मिशन मौसम, ये जो डेवलपमेंट हुआ है 3D ऑटोमेशन वेदर स्टेशन का, ये मिशन मौसम के अंडर किया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे ये इनिशिएटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करती है और ये मिशन मौसम का ही पार्ट है। मिशन मौसम में हमारा फोकस यही था कि हम जो वेदर ऑब्जर्वेशन करें स्पेशली अर्बन एरियाज में, क्लाइमेट सेंसिटिव एरिया में, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो मिशन मौसम वाज ऑल अबाउट द वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है। मिशन मौसम किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा? कौन से मिनिस्ट्री? ऑफ कोर्स यही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना, क्योंकि मेट्रोलॉजी की तो बात कर रहे हैं। और 2000 करोड़ का ये नेशनल प्रोग्राम है जहां पे वेदर प्रेडिक्शन को बहुत एक्यूरेट करने की कोशिश की जा रही है, ओके। चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है उसका समिट, ठीक है। राजस्थान का रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इसी समिट के पार्ट के तौर पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस राजस्थान के अंदर आपका 2026 में 6 जनवरी को जयपुर के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। जयपुर में ये कंडक्ट होगा। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जहां देखा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो राजस्थान के गवर्नेंस को, रिफॉर्म को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनोवेशन को कैसे इंपैक्ट करेगा, हर एक लेवल पे एनालिसिस किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। ये राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट के साथ मिलकर आपका रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की कैटेगरी की। साइंस एंड टेक की हमारी न्यूज जो है वो डन हो चुकी है। एनवायरनमेंट में न्यूज है कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका ने अपना पहला सैंडलवुड लेपर्ड देखा है। सैंडलवुड, सैंडल का कलर कैसा होता है? जैसा सैंडलवुड का कलर होता है ना, उसी लकड़ी के कलर के जैसा आप बोल सकते हैं ये लेपर्ड है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है ना। जनरली जो आपके लेपर्ड होते हैं ना वो टॉनी कलर के होते हैं। अब देखेंगे यहाँ लिखा भी होगा, हाँ
इनका जो कोट होता है, कोट माने इनकी ऊपरी परत है ना, वो टाउनी होती है। टाउनी माने डार्क ऑरेंज शेड हो गया। लेकिन पहली बार ये सैंडलवुड के कलर का लेपर्ड देखने को मिला है जो कर्नाटका में स्पॉट हुआ है। तो ये अल्ट्रा रेयर लेपर्ड कलर है जो बेसिकली कर्नाटका के अंदर पहली बार विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। मोस्ट ऑफ द लेपर्ड जो है वो टाइनी कोट के साथ होते हैं, जैसा मैंने आपको कलर बताया। और इनके अंदर ये जो काली काली धारियां है ना, इनको रोजेट बोलते हैं। रोजेट, ब्लैक रोजेट, छोटी छोटी सी होती हैं। लेकिन ये वाला जो सैंडलवुड कलर का जो लेपर्ड आया है, यहाँ पर पेल रेडिश पिंक कोट है इसका। जैसा सैंडल की लकड़ी का कलर होता है रेडिश पिंक, वैसा इसका बाहरी परत है, स्किन है। और इसके जो अंदर रोजेट हैं, छोटी छोटी जो धारियां हैं, वो भी लाइट ब्राउन कलर की हैं, काले रंग की नहीं है, लाइट ब्राउन की है। ठीक है, तो रेयर सा एक आप बोल सकते हैं वो देखा गया है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी के अपीयरेंस को, कलर को चेंज कर लेना। तो सैंडलवुड लेपर्ड जो है वो इंडिया में काफी रेयर है और कर्नाटका में स्पॉट किया गया। चलिए, अब हम आते हैं हमारी इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज पे। इंटरनेशनल कैटेगरी, चाइना ने हाल फिलहाल में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का प्रपोजल दिया, जिसके अंदर 4 मेजर ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस के कैसे डोमेन्स जो हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे उसकी बात की गई है। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है ये लोगों के लिए लाया गया है, पीपल सेंटर्ड फ्रेमवर्क है। और ये इनिशिएटिव चाइना का प्रपोजल जो है एक्चुअल में इसलिए आया है ताकि चाइना के अंदर और ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव तरीके से वर्क कर सके और चाइना की जो गवर्नेंस है वो इंक्लूसिव हो सके, पीपल सेंटर्ड हो सके, लोगों पे ध्यान दे सके। मोटे मोटे 4 फीचर्स है, 4 मेजर प्रपोजल है इसके अंडर। सबसे पहले ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जहां पे पॉवर्टी को कम करना, पीपल सेंट्रिक ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जहां पे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, पीसफुल डायलॉग जो है वो किए जाएंगे। नॉन इंटरफेरेंस, किसी कंट्री के इंटरफेरेंस का ख्याल नहीं रखना, है ना, कोई कंट्री उनमें इंटरफेयर ना करे, वो कहीं नहीं करेंगे, ऐसा ख्याल रखा जाएगा। ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, जहां पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा अमंग द डिफरेंट सिविलाइजेशन, डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बनाया जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव होगा, जहां पे कोऑपरेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज पे, एआई पे, हर एक डोमेन पे किया जाएगा। तो ये 4 मेजर प्रपोजल चाइना ने दिए हैं। ठीक है, ओके जी। हमने कल न्यूज करी थी यूएस के बारे में और वेनेजुएला के बारे में। ठीक है, अब यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया, कुछ जस्टिफिकेशन तो देना होगा। तो यहाँ पे मोनरो डॉक्ट्राइन की बात की गई है उस कैप्चरिंग को लेके। तो लेट अस रीड। यूएस ने जो भी एक्शन लिया है वेनेजुएला के अगेंस्ट और जो भी कैप्चर किया है उनके प्रेसिडेंट को, उसको जस्टिफाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो मोनरो डॉक्ट्राइन है ना, वो इन्वोक किया है हमने उस डॉक्ट्राइन के अंडर एक्शन लिया है वेनेजुएला पे। ये डॉक्ट्राइन दरअसल 19th सेंचुरी की यूएस पॉलिसी है। यूएस के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो ये पॉलिसी लेके आए थे। यूएस की फॉरेन पॉलिसी है ये मोनरो डॉक्ट्राइन। यहाँ पे साफ ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट वर्ल्ड पर्टिकुलरली, वहां पे पूरे तरीके से एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस जो होगा वो यूएसए का होगा, क्योंकि वेस्ट वर्ल्ड बिलोंग टू यूएसए उनके हिसाब से। और उनके हिसाब से अगर उस वेस्ट वर्ल्ड में कोई भी यूरोपियन पावर आकर इंटरफेयर करता है या कोई भी एक्सटर्नल पावर आके उसको छेड़ने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली उसको माना जाएगा कि वो यूएस के अगेंस्ट हॉस्टाइल है, यूएस के अगेंस्ट है वो चीज। ठीक है, तो जब वो हॉस्टाइल मानी जाएगी तो यूएस एक्शन लेगा। यही बोला गया कि वेनेजुएला जो चीजें कर रहा था, दीज थिंग्स वर हॉस्टाइल टू द यूएसए, जिसके चलते यूएसए ने एक्शन लिया वेनेजुएला के अगेंस्ट। ठीक है, तो मोनरो डॉक्ट्राइन को 2 दिसंबर 1823 में जेम्स मोनरो, जो कि 5th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने सेटअप किया था। ये अनाउंसमेंट जो है ये उनका यूएस कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उस टाइम पे, वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। तो इसी डॉक्ट्राइन को इन्वोक किया गया है। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कैटेगरी की बात है। इंडोनेशिया जो है उन्होंने अलर्ट लेवल जारी कर दिया है, किस चीज के लिए? वहां पे माउंट बोरनी तिलोंग वोल्केनो इरप्ट हुआ है। माउंट बोरनी तिलोंग वोल्केनो पूछा जाएगा कहां पे हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया इरप्ट हुआ? इंडोनेशिया के अंदर आपका ये इरप्शन हुआ है। ठीक है, माउंट बोरनी तिलोंग वोल्केनो, इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटो वोल्केनो। अभी आपको स्ट्रेटो बताऊंगी क्या होते हैं। तो ये हाल फिलहाल में इंक्रीज एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली वोल्केनो में, तो अनाउंसमेंट किया गया, वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया। ये जो वोल्केनो है ये एक्टिव है, एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, इंडोनेशिया के वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस ऐसे में ये लोकेटेड है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
स्ट्रेटो का मतलब होता है एक तरीके का लेयरिंग होना, है ना। स्ट्रेटो वोल्केनो ऐसे लेयर्स के फॉर्म में निकलते हैं, लावा जमता जाता है, एक दूसरे के ऊपर परत बनाता जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं। तो थोड़ा सा स्टैटिक में अगर देखें तो स्ट्रेटो वोल्केनो टॉल होते हैं, स्टीप होते हैं और ऐसे लेयर पे लेयर जमती जाती है, ठीक है। कोन शेप के ये होते हैं। अब कुछ ऐसे वोल्केनो भी होते हैं, इस तरीके से लावा जमता है, लंबी लंबी शील्ड बनाता है, फ्लैट। तो ये फ्लैट वोल्केनो से अलग है, फ्लैट शील्ड वोल्केनो से ये अलग है, क्योंकि स्ट्रेटो वोल्केनो की जो पीक है वो बड़ी होती है, वो ऐसे टॉल होते हैं। लेयरिंग स्ट्रेटो वोल्केनो में भी हो रही है, लेकिन हाइट इनकी ज्यादा है, टॉल ये ज्यादा है, ठीक है, कोन के शेप के हैं। ये टिपिकली आपके जहां पे भी सबडक्शन जोन होगा, सबडक्शन जोन क्या होता है, जहां दो प्लेट आपस में टकराएगी, एक नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी, तभी तो ऐसे मैग्मा बन के लावा बाहर आएगा, ठीक है। तो वो सबडक्शन जोन के पॉइंट पे बेसिकली एक्टिव रीजन जो है, वॉल्केनिक एक्टिव रीजन ये देखने को मिलते हैं, वहीं पे ऐसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी देखने को मिलते हैं। पूरे ग्लोब पे एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो कि पैसिफिक ओशियन के अराउंड का एरिया है। वो रिंग ऑफ फायर इसलिए है क्योंकि वहां पे वॉल्केनो, अर्थक्वेक की एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटो वॉल्केनो लार्जेस्ट परसेंटेज में धरती पे पाए जाने वाले वॉल्केनोज में से एक है। 60% तक धरती पे स्ट्रेटो वॉल्केनो ही पाए जाते हैं। इनका जो इरप्शन होता है ना, जो इनमें से मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आता है, वो एंडेसेटिक इरप्शन होता है, एंडेसाइट बाहर आता है। और इनका जो लावा है वो काफी विस्कस होता है। विस्कस, अगर विस्कस है तो क्या वो लावा जल्दी सेटल हो जाएगा? अगर वो विस्कस है तो क्या वो जल्दी सेटल हो जाएगा? ये आपका क्लास वर्क क्वेश्चन है। अच्छा, जो एंडेसेटिक वॉल्केनो होते हैं ना, वो जब भी एरप्ट होते हैं तो थोड़ा सा शोर मचाते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लाउड से तो होते ही हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो, ओके। चलिए जी, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के सेगमेंट की। स्पोर्ट्स की न्यूज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जो है, उन्होंने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लेह के अंदर आपकी लॉन्च कर दी है, ठीक है। जब से लद्दाख आपका अलग हुआ है JNK से या यूटी बना है, तब से वहां पे स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। तो पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है ये लद्दाख की 2019 के बाद से, जब से सेपरेशन हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है लद्दाख के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हायर लेवल पे लेके जाना। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में 4% का रिजर्वेशन भी है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, और एक्चुअल में लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल भी इसके अंडर बनाई जाएगी। और ये हमारी डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है ना इंडिया की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, ताकि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा सके लद्दाख में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज जो है वो सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में है। बीच के ऊपर खेलो इंडिया गेम्स 2026 की ये गेम है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, स्कूल गेम्स, काफी गेम्स होती रहती हैं। तो आपका क्लास वर्क क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो हाल फिलहाल में कहाँ पे कंडक्ट हुई? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये बीच गेम्स हैं, देख लेते हैं। सेकंड है, ये कहाँ पे कंडक्ट होंगी? ये आपकी घोघला बीच के अंदर दीव में, दमन एंड दीव है ना, वहां पे दीव में इनको कंडक्ट किया जाएगा। 5 जनवरी से 10 जनवरी तक ये वहां पे कंडक्ट हो रही हैं। 25 स्टेट्स के एथलीट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज के जो एथलीट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो कंपटीशन है 6 मेडल डिसिप्लिन में या 6 कैटेगरी में बेसिकली डिसिप्लिन में खेला जाएगा। बीच सॉकर हो गया, बीच वॉलीबॉल, बीच स्टेपिक टाकरा, बीच कबड्डी, बीच पैनकेक सिलेट और ओपन वाटर स्विमिंग। इसके अलावा मलखंब और टग ऑफ वॉर जो हैं उनको नॉन कॉम्पिटिटिव डेमो इवेंट के तौर पे खेला जाएगा। उनमें कोई मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन खेला जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ, ओके। चलिए, पीपीए की बात करते हैं। तो पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो ओडिशा के अंदर है, उन्होंने अपना 65th पोर्ट फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है, ठीक है। 65th पोर्ट फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। इसको ऑब्जर्व करने के लिए 21st पैरादीप मैराथन कंडक्ट की गई। मैराथन होता है ना, भागते हैं, तो वहां पे 21st पैरादीप मैराथन कंडक्ट की गई। पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी का फाउंडेशन स्टोन जो था वो 1962 में रखा गया था। इट इज लोकेटेड इन ओडिशा, ओडिशा का पोर्ट है, ठीक है। डीप वाटर है काफी ज्यादा, जहां पे महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल के साथ जाकर मिलती है, वहीं पे आपका ये पोर्ट बना हुआ है। अच्छा, इफ आई लास्ट, तो आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के अंदर, क्लास ऑफ क्वेश्चन है आपका, इंडिया के अंदर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? मेजर पोर्ट्स कितने हैं? जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो होते हैं मेजर पोर्ट्स, एक होते हैं माइनर पोर्ट्स। जो भी मेजर पोर्ट्स हैं उनका टोटल टेक केयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट।
और जो आपके माइनर पोर्ट्स हैं उनका टेक केयर स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको बताने हैं टोटल मेजर पोर्ट्स कितने हैं। पहले ये 13 थे, 14th की बात चल रही थी। तो अगर कोई लेटेस्ट एडिशन हुआ है या अभी भी नहीं भी हुआ है तो उसका भी नाम आपको बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए जी, हमारी जितनी भी न्यूज थी आज की वो डन हो जाती हैं। अब हम रिवीजन के क्वेश्चंस पे आएंगे, तो आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे के 2023-4 के डाटा के हिसाब से कौन सा स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है राइस का। राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। कंफ्यूज नहीं होंगे, काफी बच्चों को यूपी लग सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है राइस का, सेकेंड नंबर पे यूपी है। और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनरो डॉक्ट्राइन के ऊपर। मुनरो डॉक्ट्राइन जो रिसेंटली न्यूज में है, ये किस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। कौन सी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है ये। मुनरो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए का ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है माउंट बोर्नी तिलोंग के बारे में। ये माउंट जो है इसको बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये वॉल्केनो है, इसका हाल फिलहाल में इरप्शन और इंटेंसिव एक्टिविटी देखने को मिली है इंडोनेशिया के अंदर। तो ये किस टाइप का वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने 2026 का जो साल है उसको कौन सा साल डिक्लेयर किया है। इट इज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ, याद कीजिए पिछले साल वाला एब्जॉर्प्शन को लेके था, डाटा एब्जॉर्प्शन को लेकर, इस वाला नेटवर्किंग के ऊपर है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपका कमर्शियल लेवल पे ट्रॉपिकल रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो डन हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कल मिलेंगे फिर सुबह 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।